Hi students, my today's topic is mesh analysis or loop analysis. Mesh analysis is basically application of Kirchhoff's voltage law or simply application of KVL. In previous lecture, I told you what is KVL, what is Kirchhoff's voltage law. बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो किसी भी क्लोज लूप में, जैसे ये एक लूप है क्लोज लूप जिसमें करंट पास हो, हमेशा करंट जो है क्लोज लूप में पास होता है, तो किसी भी क्लोज लूप में जितने भी ईएमएफ और वोल्टेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। ये केवीएल है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो इसमें जो हमारे सोर्सेज हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, सोर्स वोल्टेज जो हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एंड जो भी ड्रॉप्स हो रहे हैं रेसिस्टेंस के क्रॉस उनको हम निगेटिव ले लेते हैं। सो मैथमेटिकली आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर के किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो कुछ इस तरह से मैंने बताया था कि समेशन I is equals to 1 up to n e I, and this is minus summation I is equals to 1 up to n I r I is equals to 0. So this is the mathematical expression of KVL. Now ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है, ये EMF है और सोर्स है, तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो जितने भी सोर्सेज होंगे इस क्लोज लूप में वो पॉजिटिव लिए जाएंगे और जितने भी ड्रॉप होंगे इस क्लोज लूप में वो निगेटिव लिए जाएंगे। नाउ ये KVL की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी। तो इसको हम कैसे इस नेटवर्क की एनालिसिस करने में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट I1 एंड I2 और सपोज वी वांट टू कैलकुलेट करंट इन दिस ब्रांच। सो करंट इन दिस ब्रांच, एक तो I1 आ रहा है और एक I2 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो करंट इन दिस ब्रांच होगा। तो हमें अगर I1 और I2 पता चल जाए तो हम इस नेटवर्क के हर ब्रांच के अंदर करंट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हमें करंट पता होगा तो कितना वोल्टेज है किसी भी पैसिव एलिमेंट के क्रॉस, मींस रेसिस्टेंस के क्रॉस, हम वो ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। सो बेसिकली KVL जो यूज़ होता है वो नेटवर्क एनालिसिस में यूज़ होता है कि नेटवर्क में हर ब्रांच का करंट आपको इसमें पता चल जाएगा। सो फर्स्ट एजम्पशन क्या होता है इसके अंदर कि अगर आपका नेटवर्क ये है एंड सपोज यू वांट टू कैलकुलेट or you want to find out different branch voltage current, means you want to calculate current in this branch, if you want to calculate current in this branch, if you want to calculate current in this branch and this branch, so you can apply KVL easily and find out the current. So let us explain this network, how we can apply KVL टू दिस नेटवर्क, कैसे हम KVL इसमें अप्लाई करेंगे और डिफरेंट ब्रांच करंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 जो है, स्टेप नंबर 1 जो होगा इसमें वो स्टेप 1, सबसे पहले हम कितने लूप्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। सो कितने लूप्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे एंड उनको नाम देंगे। तो इसमें दो क्लोज लूप हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। लेट अस एज्यूम लेफ्ट साइड का हम ये इनपुट है, ये आउटपुट है। लेट अस एज्यूम कि इसको हम लूप नंबर 1 कहेंगे एंड इसको हम लूप नंबर 2 कहेंगे। सो फर्स्ट
mark different loops in the network. Now step 2, एक बार लूप जो है वो आपके मार्क हो गए तो उसके अंदर जो भी करंट है उसका नाम एज्यूम करेंगे एंड उसकी डायरेक्शन एज्यूम करेंगे. लेट इज दिस इज लूप नंबर 1. सो करंट इन दिस इज I1 and similarly current in this loop 2 is I2 and let us assume the I1 is in clockwise direction and I2 also in clockwise direction. ये हमारा assumption है. ये तीन चीज़ें हम पहले डिसाइड करेंगे. पहले लूप्स कितने हैं फाइंड आउट करेंगे. सेकंड चीज़, उस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम नाम देंगे एंड वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हम वो डिसाइड करेंगे. और उसकी डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, किसी में एंटी क्लॉकवाइज किसी में क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. लेकिन हम एक यूनिवर्सल रूल लेके चलेंगे कि हम लूप करंट जो है सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे. दिस इज़ आवर अजम्पशन एंड रिजल्ट बता देगा कि हमारा अजम्पशन जो है वो सही है कि गलत है. सो पहले आपने कितने क्लोज लूप हैं इस नेटवर्क में वो डिसाइड किए तो 2 हैं. फिर उन दोनों के अंदर जो करंट है उसका नाम दिया एंड उसकी डायरेक्शन आपने एज्यूम करी. ठीक है. सो लेट अस एज्यूम कि इसकी I1 है करंट और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसकी I2 है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. नाउ दिस इज स्टेप नंबर 2. सो assume loop current currents are flowing in clockwise direction. This is our assumption. तो ये 2 चीज़ें हो गई. Now step number 3. अब हम क्या करेंगे, हम लूप नंबर 1 पे KVL अप्लाई करेंगे और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी. एंड देन लूप नंबर 2 पे KVL अप्लाई करेंगे, हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी. इट मीन्स जितने हमारे लूप होंगे उतनी हमें इक्वेशन मिल जाएंगी, यानी उतने हमारे वेरिएबल. आप देखिए I1 I2 हमें फाइंड आउट करना है तो वेरिएबल हमारे I1 I2 हैं. 2 वेरिएबल हैं, 2 लूप्स हैं, 2 इक्वेशन होंगी. तो जितने भी लूप्स होंगे उतनी इक्वेशन होंगी और उतने ही वेरिएबल होंगे. और जैसे ही हमें I1 I2 पता चल जाएगा हम किसी भी ब्रांच के अंदर कितना करंट है और किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे. ओके. सो लेट्स अप्लाई KVL. applying KVL to loop ABD. Okay. What we get? We get ठीक है. So we get equation number 1 जो भी मिलेगी हमें. Similarly we apply KVL to loop number 2 and we get another equation जो भी आपको मिलेगी एंड आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी. लेकिन अभी जो मैं मेथड बताने जा रही हूँ वो आपका सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड है और किसी ने भी नहीं बताया होगा, क्योंकि जब आप KVL इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा बेसिक फंडा जो आप गड़बड़ करते हो वो इसकी पोलैरिटी में करते हो कि कौन सी डायरेक्शन लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है और हमारे आंसर गलत हो जाते हैं. तो बेसिकली अगर मोर देन 3 और 2 जो है इक्वेशंस आती हैं
तो हमें उसके वेरिएबल सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल यूज़ करना पड़ता है, मैट्रिक्स का मेथड यूज़ करना पड़ता है। 2 वेरिएबल में भी हम मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें KVL लिख लेंगे और इसमें KVL जब लिख लेंगे तो उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैट्रिक्स जो है आपका 3rd या 4th स्टेज में आएगा। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो डायरेक्ट आप इससे मैट्रिक्स बना के एंड देन कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका बताने जा रही हूँ। सो हमें ईच एंड एवरी इक्वेशन नहीं लिखनी, वी फॉर्म डायरेक्ट मैट्रिक्स। वी नो दैट Ohm's law is V is equals to RI. This is Ohm's law. Ohm's law. Okay. Now let us assume this voltage is this voltage is in matrix form, and this is column matrix. This resistance is also in matrix form, and this is square matrix, and this current is also in matrix form, in matrix form but in column matrix. So ये सारे जो हैं ये matrix form में हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, तो now as we know, V is matrix, R is also in matrix form, and I is also in matrix form. So how we draw matrix of V, R and I? Look here. This is a column matrix. Then equal to, then this is a square matrix. And then I is another column matrix. सो पहले हम इसको फिल करेंगे। सो हमारे पास 2 लूप्स हैं और उन दोनों लूप्स के करंट जो हैं वो I1 एंड I2 हैं। ओके, देन हम इसको फिल करना शुरू करेंगे। तो इसको फिल करने का तरीका क्या होता है? ये जो है ये एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये R11 होगा, ये R12 होगा, ये R21 होगा, ये R22 होगा, ठीक है। सो ये सेल्फ है और ये म्यूचुअल है। तो इसको हम फिल कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ लुक हियर, अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ है हर लूप में करंट का, तो म्यूचुअल हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, एंड सेल्फ पॉजिटिव आएगा। तो सेल्फ का मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट जो होगा तो फर्स्ट लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट लूप में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनका सम यहाँ पे आएगा, दैट इज R1 प्लस R2, एंड नेगेटिव साइन के साथ इसमें, इस लूप में और इस लूप में जो रेजिस्टेंस कॉमन है वो आएगा, दैट इज R2। देन ये वाला जो है वो I2 और I1 में जो भी कॉमन है वो आएगा। सो यहाँ पे आएगा माइनस, दैट इज ऑल्सो R2। देन ये वाला सेल्फ आएगा सेकेंड लूप का। तो सेकेंड लूप में 3 रेजिस्टेंसेस हैं, सबका सम विद पॉजिटिव साइन। सो R2 प्लस R3 प्लस R4, ये वाला फिल हो गया। तो नाउ ये मैट्रिक्स जो है आपका फिल हो गया। अब हमें ये मैट्रिक्स फिल करना है। ये मैट्रिक्स लूप वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है। सो हर लूप में कितने वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पे आएंगे। अब वोल्टेजेस कैसे लेंगे? सपोज फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा लूप नंबर 1 में कितने वोल्टेजेस हैं, उसकी पोलैरिटी कैसे लेंगे। सपोज कोई भी बैटरी है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर हमने करंट की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ली हुई है। और अगर कोई बैटरी है वो करंट प्रोड्यूस कर रही है फॉर दैट पर्टिकुलर लूप
एंटी क्लॉकवाइज तो उसको नेगेटिव लेंगे। लेट अस कंसीडर ये वाला, इसमें दो वोल्टेजेस हैं, दो वोल्टेज सोर्स हैं और दो बैटरी हैं V1 एंड V2। अब देखिए V1 जो करंट प्रोड्यूस करेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद इधर घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो V1 जो है वो पॉजिटिव आएगा। देन V2 जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके एंड यहाँ पे डिवाइड होके इधर की डायरेक्शन में आ रहा है और उधर चला जा रहा है, तो हमें इस लूप का लेना है। तो इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए हम V2 को -V2 लेंगे। ओके, यू आर गेटिंग मी और नॉट? नाउ सिमिलरली हम सेकेंड लूप के लिए भरेंगे, तो सेकेंड लूप में भी दो बैटरी हैं V2 और V3। अब देखिए V2 इसके लिए नेगेटिव है लेकिन इसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो करंट प्रोड्यूस कर रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो V2 जो है वो पॉजिटिव होगा। एंड V3 जो है वो प्रोड्यूस कर रही है करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ये नेगेटिव होगा, तो ये V3 होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है। अब अगर हम इसको ब्रेक करें ना, इसमें एक चीज़ फंडा लगता है कि अगर आपकी दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, तो ऑर्डिनरी वे से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, तो उसको यूजिंग क्रैमर्स रूल आप फाइंड आउट कर सकते हैं उन वेरिएबल्स को। नेक्स्ट जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी वो 3 लूप की लूँगी और उसमें कैसे हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नाउ इस मैट्रिक्स को अगर हम खोलें तो क्या आएगा? इस मैट्रिक्स को अगर हम खोलें तो आएगा V1 - V2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इंटू I1 and minus R2 I2. So this is the KVL equation for first loop. This is KVL equation, KVL for loop 1. ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको खोलें तो वो आएगा V2 minus V3 is equals to minus R2 I1 plus R2 plus R3 plus R4 into I2 एंड ये इक्वेशन जो आएगी ये KVL फॉर लूप 2 के लिए होगी। एंड दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। तो दो KVL इक्वेशन हमें मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई। अब हमें I1 और I2 सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो दिस मेथड इज़ वेरी इजी कि आप कैसे नेटवर्क से डायरेक्ट मैट्रिक्स, चाहे आपकी दो इक्वेशन हो चाहे तीन हो, आप नेटवर्क से डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाइए। एंड अगर दो इक्वेशन है तो आप इस मैट्रिक्स को खोल के और ऑर्डिनरी वे में उस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। और अगर तीन इक्वेशन है तो क्रैमर्स रूल कैसे लगाया जाता है वो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको बताएंगे। हाँ, तो अब हम मैश एनालिसिस की एक प्रॉब्लम लेते हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हमने 2 लूप्स का नेटवर्क लेके एक एक्सप्लेन किया था और अब हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो 3 लूप की है कि आपको थोड़ा सा समझ में आए अगर हम डिफ़िकल्ट लेते हैं तो कैसे लेते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि हम पहले लूप को एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्लोज लूप कितने हैं। तो देखिए इस नेटवर्क में जो क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप ये आ रहा है, दिस इज लूप नंबर 1, एक क्लोज लूप ये आ रहा है, दिस इज लूप नंबर 2 एंड एक लूप ये आ रहा है, दिस इज लूप नंबर 3। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो यही था कि क्लोज लूप कितने हैं हम उसको मार्क करें। तो एक लूप ये आ गया, एक लूप ये आ गया, एक लूप ये आ गया। सेकेंड स्टेप हमारा था कि हम लूप में करंट की डायरेक्शन और करंट का नाम दें। तो लेट अस अज्यूम इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है विदाउट सीइंग द बैटरी, एजम्पशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 है एंड इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
I2 है, और इसमें जो है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I3 है। मैंने आपसे कहा था थर्ड स्टेप जो होगा उसमें आप जितने भी लूप हैं उसमें करंट, लूप के नाम के हिसाब से करंट का नाम होगा, और डायरेक्शन आप हर किसी में एज्यूम करेंगे कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आप जो एज्यूम करेंगे वो रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एज्यूम्शन जो था वो सही था कि नहीं था। नाउ अब हम एक सिंपल सा नेटवर्क है, सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि तीन लूप हैं इसके अंदर। इस नेटवर्क की एनालिसिस करेंगे यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। तो एक प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम 1, और ये प्रॉब्लम है यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर दैट इज़ V। इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। नाउ मैंने आपको पहले भी स्टेप्स अपने उसमें कराए हैं, लिखवाए हैं, तो मैं आपको फिर से उसको रिपीट कर रही हूँ कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। सो लुक हियर, हमें स्टार्टिंग जो है हमारा स्टेप नंबर 1 था कि हम किसी भी नेटवर्क में मैश एनालिसिस अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले हम मार्क करेंगे कि उसमें लूप, क्लोज लूप कितने हैं, एंड देन सेकेंड स्टेप था कि हम उसमें उस लूप के हिसाब से करंट का नाम देंगे, उसकी डायरेक्शन देंगे। तो एक लूप ये है, लूप नंबर 1, लेट अस अज्यूम ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ये लूप 3 है, एंड सेकेंड स्टेप लेट अस अज्यूम करंट फ्लोइंग इन दिस लूप नंबर 1 is in clockwise direction and that is I1, and similarly current flowing in this loop is also flowing in clockwise direction and वो I2 है, and current flowing in this loop that is I3 is also flowing in clockwise direction। ये मैंने पहले कहा था कि आपको ये लेके चलना है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है इसको सॉल्व करने का, बेसिकली हम इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें इसके अंदर करंट पता होना चाहिए। अगर हमें करंट पता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, वी कैन ईजली फाइंड आउट कि इसके अंदर वोल्टेज कितना है यूजिंग ओम्स लॉ। नाउ इसके अंदर जो करंट है वो एक तो I1 आ रहा है और I3 आ रहा है, तो बेसिकली हमें दो करंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, लेकिन हम तीनों निकाल के दिखाएंगे। सो ये 3 लूप हैं, तो इसमें थर्ड स्टेप जो आता है, पहले आप KVL अप्लाई करेंगे इस लूप पे और उसकी KVL इक्वेशन लिखेंगे, वो KVL इक्वेशन 1 होगी। फिर इस लूप पे अप्लाई करेंगे KVL इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन KVL अप्लाई करेंगे और यू गेट 1 इक्वेशन, वो इक्वेशन नंबर 2 होगी। देन KVL अप्लाई करेंगे इस लूप में और यू गेट 1 मोर इक्वेशन एंड वो आपकी KVL इक्वेशन 3 होगी। क्योंकि 3 वेरिएबल हैं I1, I2, I3 फाइंड आउट करने हैं, तो आप सिंपल वे में इसको कर नहीं सकते, तो आप क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। तो क्रैमर्स रूल जो है वो जो आपने 3 इक्वेशन फाइंड आउट कर ली हैं उसको फिर आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तीनों इक्वेशन को, एंड देन मैट्रिक्स में क्रैमर्स रूल जो है वो अप्लाई होता है। नाउ अगर मैं इससे आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाना सिखा दूँ तो हमारी जो सॉल्यूशन है वो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टाइम भी बचेगा, सॉल्यूशन भी इजी होगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होंगे, और जो हम पोलैरिटी बैटरी के लेने में गड़बड़ करते हैं वो भी नहीं होगी। सो हम क्या करेंगे, वी नो दैट कि हमारा ओम्स लॉ जो है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हम वी नो दैट ओम्स लॉ जो होता है V = RI होता है, एंड दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वोल्टेज का मैट्रिक्स बनाएंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फिर हम एक रेजिस्टेंस का मैट्रिक्स बनाएंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और फिर हम एक करंट का मैट्रिक्स बनाएंगे, ये जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। सो करंट का मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, जो वेरिएबल है हमारे वो हम लिख लेंगे। I1 हमें पता है, ये हमने एज्यूम किए हैं, I2 एंड I3, ठीक है। अब इसको भरना है हमें, इसको हम कैसे भरेंगे ना, पहले मैंने बताया था कि ये सेल्फ होता है, ये डायगोनल में सारे सेल्फ होते हैं और सेल्फ हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये I1 जो है वो लूप नंबर 1 है, 1 का करंट है, तो इसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उन सब का समेशन विद पॉजिटिव साइन
यहाँ आएगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेजिस्टेंस। सो इसमें एक रेजिस्टेंस ये है, 2 3 हो गए और 3 6 विद पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ लूप नंबर 1, उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। फिर इन दोनों के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, लूप 1 एंड 2 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 1 2 होता है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 विद नेगेटिव साइन, तो वो आ जाएगा -2। फिर इसी तरह से लूप 1 और लूप 3 में रेजिस्टेंस कौन सा कॉमन है, 1 और 3 में रेजिस्टेंस -3 कॉमन है, तो वो भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सेल्फ पॉजिटिव होंगे और जितने भी म्यूचुअल हैं वो नेगेटिव आएंगे। ये आपकी फर्स्ट रो भर गई है। सेकंड रो आप भरते हैं इसी तरह से, तो ये अब सेकंड रो लूप 2 के लिए होगी, तो इसमें और इसमें कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो कॉमन होगा, फर्स्ट में और सेकंड लूप में। फर्स्ट में और सेकंड लूप में तो यहाँ पे विद नेगेटिव साइन आएगा -2, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड, दिस इज 2 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड लूप के जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका सम आएगा विद पॉजिटिव साइन, तो 1 और ये 2 3 और 5 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। देन 2, दिस इज 2 और 3 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में -1 है, इसको नेगेटिव साइन के साथ ये 1 आ जाएगा। तो ये इसको फिल करने का तरीका होता है। नेक्स्ट रो भरेंगे आप। अब ये रो जो होगी वो लूप नंबर 3 के हिसाब से होगी, तो पहले लूप नंबर 3 में और 1 में रेजिस्टेंस अगर है कॉमन तो क्या है, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो 3 है और वो नेगेटिव साइन के साथ आ गया। देन उसके बाद 3 और 2 में क्या कोई रेजिस्टेंस है, अगर है तो वो भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, वो है 1। और फिर यहाँ पे 3 का सेल्फ आएगा विद पॉजिटिव साइन, तो 1 और 1 2 और 3 5 जो है विद पॉजिटिव साइन आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताती हूँ, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब लूप करंट लेते हैं तो जितने भी सेल्फ है डायगोनल सिर्फ पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे म्यूचुअल रेजिस्टेंसेस जो हैं वो नेगेटिव आएंगे। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये फर्स्ट लूप का सेल्फ हो गया, ये फर्स्ट लूप और सेकंड लूप के बीच का रेजिस्टेंस हो गया विद नेगेटिव साइन, ये जो है फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का रेजिस्टेंस हो गया, म्यूचुअल रेजिस्टेंस हो गया विद नेगेटिव साइन, और इसी तरह से आप ये सारा मैट्रिक्स फिल कर लेंगे। नाउ अब इधर चलते हैं, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब पर्टिकुलर लूप में वोल्टेज कितना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये फर्स्ट रो जो है रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट लूप को, तो फर्स्ट लूप में कितना वोल्टेज है, वो 20 है। तो ये 20 सिर्फ एक ही बैटरी है, उसमें 20 है। अब ये 20 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी जो है करंट प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है तो इसको नेगेटिव लेंगे। देखिए करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, करंट यहाँ से यहाँ नहीं जाता, यहाँ से घूमता है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए ये 20 आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। सेकेंड में लूप में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लूप का वोल्टेज आएगा, तो सेकेंड लूप का वोल्टेज जो है ये 10 वोल्ट है। अब ये 10 वोल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेट्स चेक, हम देखते हैं। नाउ ये जो है 10 वोल्ट की बैटरी करंट प्रोड्यूस कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस पर्टिकुलर लूप के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये नेगेटिव आएगा। और थर्ड लूप, ये थर्ड लूप के लिए आएगा, थर्ड लूप में कोई बैटरी नहीं है, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। ना ये आपका सारा मैट्रिक्स बन गया। अगर आप इसको मैट्रिक्स को ओपन करें तो आप फर्स्ट इक्वेशन जो आपको मिलेगी वो KVL इक्वेशन ऑफ दिस लूप होगी, सेकंड इक्वेशन जो मिलेगी वो KVL इक्वेशन ऑफ दिस लूप होगी, थर्ड इक्वेशन जो आपको मिलेगी वो KVL इक्वेशन ऑफ दिस लूप होगी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम निकालते हैं, और क्रैमर्स रूल क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमें I1 निकालना है तो बाय क्रैमर्स रूल I1 जो है वो इक्वल होता है डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम। अगर हमें I1 निकालना है तो वो डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा होगा। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, एंड डेल्टा 1 क्या है,
डेल्टा वन ये है कि अगर आप ये फर्स्ट वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे तो वो आपका डेल्टा वन आएगा। सो इसको कैसे करेंगे? नाउ लुक हियर, यहाँ पे आपका एक्चुअल डिटर्मिनेंट आ जाएगा, दैट इज 6 - 2 - 3, और यहाँ पे आएगा -2, डिटर्मिनेंट है क्योंकि, एंड दिस इज 5 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज -3 -1 एंड 5। तो ये एक्चुअल डिटर्मिनेंट आ गया आपका, ठीक है, ये आपका एक्चुअल डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब आपका डेल्टा वन क्या होगा? नाउ अब डेल वन जो है वो क्या होगा? डेल वन अगर हम इस मेन, ये जो हमारा मेन डिटर्मिनेंट है, इसके फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर दें, बाकी कॉलम ऐसे ही रहें, तो वो हमारा डेल वन होगा। सो डेल वन होगा आपका, तो इस कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ये 20 -10 एंड 0, बाकी सेम रहेगा 2 5 -1 -3 -1 एंड 5। तो ये डेल वन हो गया और ये डेल्टा हो गया। तो I1 = डेल वन डिवाइडेड बाई डेल्टा हो गया। इसको जब हम दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 350 डिवाइडेड बाई 67, और सिंपली इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5.224 एम्पियर्स। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, I1 = 5.224 एम्पियर्स। मैं उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम I2 निकालते हैं। तो I2 निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ I2 लिखना है। हमें यहाँ पे I2 होगा डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा, डेल्टा सेम रहेगा। इसमें जो है वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी, डेल्टा 2 क्या होगा वो मैं बताती हूँ। अब डेल्टा 2 जो है वो I2 के करस्पॉन्डिंग है। सो इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम इससे अगर हम रिप्लेस कर दें तो डेल्टा 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम हमारा सेम रहेगा, 6 -2 -3। ये वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा 0। थर्ड वाला कॉलम जैसे था वैसे ही रहेगा, तो -3 -1 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, बस हमें क्या करना है, अगर I2 निकालना है तो डेल्टा 2 जो हमारा है इस वाले सेकंड कॉलम को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा 2 हो जाएगा। डेल्टा 2 को जब डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो I2 निकल आएगा। दिस इज क्रैमर्स रूल, और ये इक्वल होगा 250 डिवाइडेड बाई 67, और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 3.731 एम्पियर्स आ रही है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट I1 I2। नाउ इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। I2 की वैल्यू जो है वो 3.731 एम्पियर्स आ रही है। अब हम I3 निकालेंगे सिमिलर मैनर में। तो I3 जो हमारा है वो हम यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे ये डेल्टा 3 आ जाएगा, तो नीचे डेल्टा ही रहेगा। डेल्टा 3 क्या होगा, डेल्टा 3 में हमारा थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये -2 5 एंड -1 ही रहेगा, और ये जो है ये रिप्लेस हो जाएगा 20 -10 एंड 0 से। तो ये आपका डेल्टा 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा इज इक्वल टू 3, एंड ये आ रहा है आपका नीचे 67 ही रहेगा, पहले ही निकाल चुके हैं, और ये 220 आ रहा है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.28 एम्पियर्स
तो ये I3 भी हम यहाँ लिख लेते हैं। I3 इज़ 3.28 एम्पियर्स। मैं ये उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें तीनों करंट मिल गए हैं तो हम ईज़िली फाइंड आउट कर लेंगे कि इस ब्रांच में कितना करंट है। तो अगर इस ब्रांच में हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमें पता चल जाएगा। तो वो अब हमें तीनों करंट पता हैं तो हम वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच और दिस रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर विल बी कितना हो जाएगा। नाउ V3 इज इक्वल्स टू I1, इसमें करंट जो है I1 आ रहा है, माइनस I3 एंड रेजिस्टेंस जो है इसमें 3 है तो ये इतना आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। I1 है आपका 5.224 माइनस 3.28 इंटू 3 इज इक्वल्स टू जो ये आपका आ रहा है 5.832 volts. This is the answer. So voltage across this resistor will be current in this resistor, and current in this resistor is I1 minus I3 and इस resistor की वैल्यू 3 है। तो आपका आंसर इतना वोल्ट्स आ गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोडल एनालिसिस करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ KCL है, और उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी नेटवर्क को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपको इससे मेरा पहले वाला लेक्चर देखना है जो ओम्स लॉ किरचॉफ लॉ के ऊपर है तो वो भी आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इसको पसंद किया है इस लेक्चर को तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब और लोगों को शेयर करिए कि हर स्टूडेंट जो है इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।